डॉक्टर जूही समर्पिता, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कायस्थ महासभा जमशेदपुर लेडीज यूनिट, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कायस्थ महासभा जमशेदपुर लेडीज यूनिट। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती आरती श्रीवास्तव जी का, जो अपनी एक स्वर रचित कविता पेश करेंगी। मैं तहे दिल से उन सब का स्वागत करती हूं जो इस कोविड महामारी के बीच जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आपका सहयोग और आपकी उपस्थिति ही इस प्रोग्राम को सफल बना रही है। स्वागत है आप सबका। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर निधि श्रीवास्तव टू introduce and say a few words about कायस्थ महासभा जमशेदपुर लेडीज यूनिट। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि देश रत्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जन्म जयंती अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के महिला प्रकोष्ठ जमशेदपुर द्वारा ऑनलाइन मनाई जा रही है। आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सम्मेलन में 2 वर्ष पहले श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं तत्कालीन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कल्याणी शरण की उपस्थिति में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी, जिसकी झारखंड प्रांत अध्यक्ष श्रीमती रमा सिन्हा है, जो कि धनबाद से इसका बहुत उत्तम तरीके से संचालन करती हैं। महिला प्रकोष्ठ जमशेदपुर की अध्यक्ष डॉक्टर जूही समर्पिता हैं, जिन्हें हम सभी जानते हैं और जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सचिव मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर मीता जाखनवाल हैं। कुछ छोटे हमारी कोशिश है कि कायस्थ महिलाओं को आपस में जोड़ा जा सके, उन्हें एक मंच प्रदान किया जा सके। चूंकि हम में से ज्यादातर महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम उन्हें पर्याप्त शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। पिछले वर्ष हमने कई कार्यक्रम किए। पिछले वर्ष आज के ही दिन हमने उनकी जन्म जयंती मनाई, जिसमें उनकी पौत्री श्रीमती किरण प्रसाद से उनके जीवन के कई अनछुए एवं अनजाने पहलुओं को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर वीना श्रीवास्तव, जो आज हमारे बीच नहीं है और उनकी कमी लगातार महसूस होती रहती है, उनसे भी हमने बहुत कुछ सुना। बहुत ही रोचक और अपनापन से भरा वो कार्यक्रम रहा। हमने चित्रगुप्त भवन में, सोनारी के चित्रगुप्त भवन में होली मिलन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें हम सभी महिलाओं ने काफी एंजॉय किया और वो भी काफी रोचक कार्यक्रम रहा। तो ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि हम सब आपस में मिलते हैं और हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है कि हम कायस्थ महिलाओं को एक मंच पर लाकर कुछ उपयोगी, हम अपने समाज के लिए कुछ उपयोगिता भरे कुछ हम लोग अपने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सके समाज को। मैं बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं भी उसी मिट्टी की हूँ। हमारे पैतृक गांव का स्टेशन भी जीरादेई ही है और मेरे दादाजी उसी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ा करते थे। हमने बचपन में अपने दादाजी से बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत सारी बातें सुनी है उनके बारे में, और ये मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। वे एकमात्र वैसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 कार्यकालों में काम करने का अवसर मिला। सादगी ऐसी भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे व्यक्ति थे कि उनके
कार्यकाल में जो भी विदेशी अतिथि आते थे उनका स्वागत आरती उतार करके किया जाता था। ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। साथ ही ये हम सभी जानते हैं कि उनके परीक्षा की कॉपी में क्या लिखा गया और कैसे भी, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सरलता जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वो उनकी सादगी थी। और एक बार जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में किसानों के आग्रह पे उन्होंने मुजफ्फरनगर में ट्रेन से उतरकर सभी किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित किया और बहुत सारे मार्गदर्शन दिए। तो वो राष्ट्रपति, हमारे लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि हम वैसे फ्रेटर्निटी से आते हैं, वैसे समाज से आते हैं जहां पे हमारे प्रथम राष्ट्रपति ने जिसके संवाहक हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं अब आगे कार्यक्रम के लिए डॉक्टर जूही समर्पिता को आग्रह करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद निधि, बहुत सुंदर, बहुत ही विस्तार से आपने श्रद्धेय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के का परिचय दिया। उनका परिचय क्या देना है, लेकिन उनसे, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कई बातें याद करके जब हम सब जुटते हैं आज 137 वर्षों के बाद भी उनके व्यक्तित्व को हम याद करते हैं, तो सचमुच वह व्यक्ति कुछ विशेष ही रहा होगा, विलक्षण प्रतिभा का रहा होगा। जमशेदपुर इकाई की तरफ से मैं एक बार पुनः आप सबों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जैसा निधि ने कहा कि वे हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका जन्म जीरादेई में हुआ था। निधि के पैतृक गांव से वो भी दोनों एक ही गांव के हैं, ये बड़े हर्ष की बात है निधि। और ये तो हम सब जानते हैं, पर लेकिन शायद बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि जीरादेई की आज स्थिति क्या है। आज हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि 3 दिसंबर के दिन को मेधा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाए। भारत सरकार 3 दिवस को मेधा दिवस के रूप में मनाए। महत्तर मेधा के धनी, अगाध विद्वान, नाना विषयों के प्रकांड विद्वान के नाम पर क्या हम अपना एक दिन देश के कर्णधारों की मेधा को सम्मानित नहीं कर सकते? सरलता, सादगी और सज्जनता, सदाशयता की प्रतिमूर्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने मानवीय गुणों, सौहार्द, परोपकार वृत्ति के कारण वे सदा देशवासियों के स्नेह एवं सम्मान में के भाजन रहे हैं। आज भी हम बहुत स्नेह से उन्हें याद करते हैं। उनका स्वाभाविक सौजन्य और मधुर वाणी उनके विरोधियों का भी मन जीत लेती थी, और वे इतने पर दुख कातर और कोमल हृदय थे कि उन्हें कोई डिगा नहीं सकता था। किसी को कष्ट में वे देखकर जरूर द्रवित हो जाते थे। बहुत कोमल हृदय उनका था, लेकिन उनके उसूल इतने पक्के थे कि वे उनके उसूलों से उन्हें कोई डिगा नहीं सकता था। बहुत अटल थे, एक तरफ अपने सिद्धांत पर और दूसरी तरफ नवीनता और परिवर्तनता से उन्हें बिल्कुल कोई विरोध नहीं था, क्योंकि वे स्वयं ही प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है यह कहते हुए कि ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पौत्री, जिनका निधि ने अभी ये बताया, परिचय दिया था, जो श्रीमती किरण प्रसाद, जिन्हें हम बहुत आदर से अम्मा कहा करते हैं, वो पिछले साल हमारे इस कार्यक्रम में थी 3 दिसंबर को, और आज वह हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन
उनकी सुपुत्री श्रीमती डॉक्टर सुजाता मित्रा हमारे बीच ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुजाता मित्रा का यह सौभाग्य रहा है कि वे 2 वर्ष राष्ट्रपति भवन में अपने बाल्यकाल में बिता चुकी हैं। उन्हें न सिर्फ यह पारिवारिक विरासत, पारिवारिक राजनैतिक भी कहिए विरासत उन्हें मिली है, बल्कि वे बहुत सारी सुखद स्मृतियां भी उनके परिवार की सुखद स्मृतियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आज वो साझा करेंगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर सुजाता मित्रा जैसी धरोहर हमें मिली हैं इस शहर में, इस झारखंड प्रांत में के पास हैं, तो हम उनसे सुनेंगे उनकी स्मृतियों को और उस परिवार के कुछ अनछुए पहलुओं को, उस स्नेह के धागे को आज वो बुनेंगी, जिससे इतना बड़ा पूरा परिवार आज भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, तो पढ़ते आए हैं, जैसे कि जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था तो पटना आए थे और पटना के सदाकत आश्रम में वो रह रहे थे, जहां उनकी तबीयत फिर बहुत खराब हो गई थी। और उसके बाद फिर तो उन्होंने अंतिम सांस भी वहीं ली थी। तो ये सारी बातें सुजाता हमें जरूर बताएंगी। मैं बहुत स्नेह के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत प्रेम के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्री महेंद्र प्रसाद जी और श्रीमती किरण प्रसाद की सुपुत्री डॉक्टर सुजाता को अपने बीच में। डॉक्टर सुजाता का एक परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय मैं आपसे देना चाहूंगी। डॉक्टर सुजाता मित्रा ना, यहाँ पे शी इज रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद। यस, तो मेहरबाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुजाता मित्रा। बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत ही संवेदनशील लेखिका हैं और हमारी बहुत ही प्रिय आत्मीय मित्र हैं। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बात रखें, अपनी स्मृतियों को साझा करें हमारे साथ। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जूही, मीता, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे बुलाया आप सबों के बीच में, और मेरी कुछ यादें जो हम शेयर कर पाएंगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन जूही, आपने जितना कुछ बोला, मेरा सबसे प्रिय इंट्रोडक्शन मेरे जो हृदय के भीतर जो छूता है वो ये कि मैं राजेंद्र प्रसाद की परपोती। हाँ, ये हम कह पाए, इससे बड़ा गर्व और इससे बड़ा भीतर का सम्मान शायद और किसी चीज से ना मिले। इसीलिए मैंने कहा कि ये विरासत है और आप एक धरोहर के रूप में हमारे बीच हैं सुजाता, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड कभी कभी लगता है कि इतना बड़ा धरोहर शायद एक बर्डन तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लायक हम रहें और कभी कोई यह ना बोले कि उनकी परपोती होकर तुमने ऐसे किया। तो ये भी जिंदगी भर के लिए एक चीज है जो हर स्टेप पे दिमाग में रहता है कि बाबा की परपोती होने के नाते मुझे किस तरह से दुनिया में पेश आना है और मुझे क्या करना है। तो इन शब्दों के साथ आगे बढ़े। जूही ने तो दिया ही है मेरा इंट्रोडक्शन। आज के संदर्भ में बाबा के बारे में बात करना, जैसे आप लोगों ने भी हाईलाइट किया है, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स, लिविंग एंड हाई थिंकिंग, शायद ये रिविजिट करना बहुत जरूरी हो जाता है आज के संदर्भ में, जैसे हमने कहा। और आप देखेंगे कि बीच बीच में जब भी कुछ एथिकल पॉलिटिक्स की बात उठती है
तो बाबा का नाम जरूर आता है, और कुछ ना कुछ उनके हुए समय में जो भी इंसिडेंट्स हुआ हो वो आज भी हाईलाइट करते हैं लोग, क्योंकि जब एथिक्स की बात होती है, जब प्रिंसिपल की बात होती है, तो बाबा का नाम सबसे पहले आता है। आज की बात जो हम करेंगे, बाबा को आपके सामने पेश करेंगे, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोशिश रहेगी कि एक जो वो पैट्रियार्क थे हमारे पूरे फैमिली के, एक बेनेवोलेंट पैट्रियार्क जिन्होंने सबका, हम लोगों का भला देखा, गाइड किया, परिवार के लिए उनको जितना कंसर्न था, एक पिता, दादा, परदादा की तरह जैसे हम लोग उनको याद करते हैं। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं तो एक और चीज याद आती है, बाबा ही शायद ऐसे आदमी हो जिनका ऑडियो स्टॉप सुनाई दे रहा है? हाँ 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 जी, सुनाई हाँ। दे रहा है। पहले किन्हीं का माइक म्यूट करना होगा, वो पीछे का आवाज सुनाई दे रहा है। आई थिंक वी ऑल शुड म्यूट आवर माइक्स। माइक ऑन है किन्हीं का। सुजाता आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सुजाता आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? हाँ 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 बिल्कुल। जूही ने तो बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ ठीक है। बाबा का जो धरोहर है मेरे लिए सबसे भारी चीज जो है, पूरे समय ये ख्याल रखना, कॉन्शियस रहना कि हम बाबा की परपोती हैं, कहीं कभी कुछ गलत ना कर दें, कहीं किसी को ऐसा मौका ना मिले बोलने को कि उनकी परपोती होकर तुमने ऐसा किया। तो एक तरफ तो गर्व है, दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कुछ उनकी तरह तो कभी सवाल ही नहीं उठता है कि हम लोग हों, पर उनकी परपोती होने के लायक कहलाएं, तो ये हमेशा दिमाग में रहता है। और आज आपके सामने जब हम बात करेंगे, मन में हुआ कि बात तो हम कर सकते हैं, उनको पेश कर सकते हैं आपके सामने परदादा के रूप में, लेकिन फिर लगा कि बाबा ही शायद एक ऐसे आदमी हो जिनका दोनों रूप एक था, जो उन्होंने, जो वो पॉलिटिशियन की तरह, जो एज फर्स्ट प्रेसिडेंट की तरह, जो नेशन की तरह उनका पर्सनालिटी था, जैसे जानते थे अन्य लोग, परिवार में भी वही था। तो उनका ऐसा कभी ना रहा कि परिवार की तरफ जो उन्होंने कंपैशन दिखाया, जो उन्होंने केयर दिखाया, वो और लोगों की तरफ नहीं दिखाया। और हमको लगता है कि इतना ऑनेस्ट और इतने साफ दिल के इंसान वो थे, शायद इसीलिए उनकी पर्सनालिटी में यही एक चीज कांस्टेंट फीचर, चाहे वो देश के हों चाहे वो परिवार के हों, एक ही तरह से उनका रूप उभर के आता था। जीरादेई की तो बात हुई, निधि ने भी बताया कि उनका गांव जीरादेई का है, तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी। जीरादेई बाबा का घर, बाबा का मतलब एंसेस्ट्रल होम, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो बड़े हुए, सिवान के स्कूल में पढ़े, और फिर सिवान के, सब कोई जानता है कि पूरे उड़ीसा, बंगाल, बिहार में टॉप करके फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे, और उनका बहुत ही मेधावी करियर हर कोई को पता है। जीरादेई का ये जो घर है, अगेन जूही जैसा बता रही थी, अभी तो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसके बाहर का जो रख रखाव है वो सरकार करती है, भीतर जैसे था ठीक वैसे ही है। जीरादेई का ये दालान जो देख रहे हैं, यहीं पे सुनते हैं, हम लोगों को तो देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अम्मा बताती हैं, मौसी लोग बताती हैं कि जितने देश के बड़े बड़े नेता आते थे, यहीं बैठ के बातचीत होती थी। और जैसे पुराने घरों में होता है कि ये
हुआ मर्दाना, जहाँ सब मतलब मेनफोक रहते हैं, और भीतर जहाँ मेनफोक नहीं जाते थे एक छोटा सा कमरा था, उसके भीतर आंगन की तरफ जाके वहाँ पे दादी नानी इन लोगों का सब सारा रहने का जगह होता था। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, उस समय गांधी जी को आना था जीरादेव, चंपारण शायद घूमकर वो कुछ दिन जीरादेव बिताना चाहते थे। चिट्ठी उन्होंने लिखा बाबा को कि मैं जीरादेव आकर कुछ दिन रहना चाहूंगा। चिट्ठी शायद बाबा को मिली नहीं और बाबा उस समय पटना में थे। गांधी जी पहुंच गए और वो जिस रूप में रहते थे, सबको ही जानता है कि अगर कोई गांधी जी को न पहचाने तो उनके कपड़े और उनके रहन सहन से कोई जान न सकेगा कि वो क्या है। परिवार में और कोई नहीं था। नौकरों ने देखा और सोचा कि बाबा का कोई होगा और उनको बाहर दालान में ही ठहरा दिया। नहाने को जब गांधी जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो उनको कुआं दिखा दिया गया कि यहाँ पे नहा लेंगे आप। उसके बाद जब खबर पहुंची और लोगों को पता चला, बाबा तब तक फिर पटना से आए वापस, लेकिन गांधी जी भीतर से उनको जानते ही हैं। गांधी जी को सवाल ही नहीं उठता है कि उनको लगे कि हमको किसी ने पहचाना नहीं या उतना आदर नहीं दिया। लेकिन ये हंसी की बात सुने हुए हैं बचपन में। और गांधी जी के आने का एक मार्बल प्लैक भी यहीं दालान में लगा हुआ है। मैं जीरादेव 3-4 बार गई हुई हूँ बचपन में। एक बार तो ख्याल है आपको अगली पिक्चर दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये जीरादेव के घर के भीतर का फोटोस हैं। आप देखिएगा कि तुलसी चौरा तो है ही, उसमें तुलसी लगा भी हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो फोटोग्राफ है ये छत का है। वो अंदर छत और बाहर छत वो सब होता था कि अंदर छत के अंदर कोई मेल मेंबर नहीं जाएगा, तो ये दरवाजे से अंदर छत में जाते थे लोग। ये जो हमारा आंगन था, यहीं पे अम्मा जैसे बताती हैं वो बड़ी अदौड़ी देना और जो सब टिपिकल घर में होता था वो सब रहता था। यहाँ पे पूजा घर था, इस तरफ खाने वाने का घर सब था, और यहाँ पे नानी लोगों का कमरा था ऊपर जाके। इस छत पे हम लोग भी बहुत धमा चौकड़ी किए हुए हैं, बिकॉज हम लोग दुर्गा पूजा के समय जीरादेव में 2-3 बार गए हुए हैं। ये नानी के घर का बाहर का देख रहे हैं आप, तख्त हम लोगों का टिपिकल चौकी वहां लगा रहता था। और ये है बाबा के घर का भीतर उनका तख्त, जिसके ऊपर एक पतला सा वो चटाई या तोसक बहुत ही पतला रहता था, क्योंकि वो बहुत गद्दी वाले पलंग पे कभी नहीं सोते थे, और ये कुर्सी और टेबल जहाँ पे वो बैठ के काम करते थे। तो ये जीरादेव के घर के भीतर का झलक आपको कुछ दिखाया। इस फोटो का आप देख के बोलेंगे कि लड़कियां ही लड़कियां। तो बाबा का एक जॉइंट फैमिली था। बाबा थे पैट्रियार्क। तो बाबा के 2 बेटे, मृत्युंजय प्रसाद जो मेरे नाना हुए और धनंजय प्रसाद जो छोटे नाना हुए। बाबा के बड़े भाई थे महेंद्र प्रसाद, उनके बेटा जनार्दन जी हमारे बड़े नाना। तो तीनों नाना मिला के आज भी अगर किसी को परिवार में पूछिएगा कि आप लोग कितने भाई बहन हैं, तो 15 बहन और 2 भाई। ये सम टोटल हुआ बाबा के नीचे पूरे परिवार का ये जमाकड़ा होता था। 15 बेटियां। तो आप सोच सकते हैं कि हर साल एक ब्याह लगा रहता था। और ये फोटो जो है ये ब्याह के समय का ही फोटो है। आप देखिएगा कि यहाँ पे बीच में एक मेरी बड़ी मौसी बैठी हुई हैं, और ये मेरी माँ है यहाँ पे। ये जो ही पहचानेंगी तारा सिन्हा, उनकी माँ की क्लोज कलीग और फ्रेंड, प्रोफेसर इन इंग्लिश मदर पटना। हाँ, बहुत अच्छी राइटर भी हैं। पत्रों के आईने में उनकी किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर बहुत ऑथेंटिक बुक है उनकी। जो इनफैक्ट थोड़ा सा हम उनकी किताब से पढ़ेंगे भी, मौसी की किताब। हाँ, जरूर। हाँ। ये फोटो में क्या हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तो इतनी लड़कियां, ऊपर से सब एक जैसा पहने हुए। तो अम्मा बताती हैं कि
घर पे तो पहनना सिर्फ खादी होता, खादी छोड़ के और कुछ पहनना नहीं था। तो खादी भंडार ये लोग जाती थी और थान के थान मटेरियल आ जाता था। और बाहर का कौन सिलाई करेगा, बिकॉज पैसे की भी कमी रहती थी। तो घर में मशीन निकलता था, नानी लोग कपड़ा काटती थी, अम्मा लोग सिलती थी और सब एक लाइन से एक जैसे ड्रेस में तैयार रहती थी। तो ये था उनका सिंपल लिविंग। और ये फोटो जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये बाबा के प्रेसिडेंसी के काल का फोटोग्राफ है। शादी जीरादेई से हुई थी। दिल्ली से लोग आए थे, जीरादेई में 2 महीने रह के शादी की तैयारी करके, और जीरादेई से ही शादी संपन्न हुआ था। तो उस समय का एक फोटो। और वही जो आपने कहा कि सादगी देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और खादी का थान काट काट के सब पोतियों का ड्रेस बना। ये भी एक रेयर फोटोग्राफ है, क्योंकि बिहार में आप लोग जानेंगे, बिहार में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है वैसे, मतलब मूर्ति स्थापना करके। वो पाठ जरूर होगा, नवरात्रि का पाठ जरूर होगा, पर मूर्ति स्थापना करके प्रचलन नहीं है उतना। कलश बिठाते हैं, कलश बिठा के। लेकिन जीरादेई में मूर्ति बजाय बतौर तरीके पे बिठा के दुर्गा पूजा संपन्न होता है। और ये कहते हैं कि एक उस समय शायद एक लिया गया था कुछ ये व्रत लिया गया था, किसी ने एक मान्यता माना था, और उसके बाद ये पूजा शुरू हुई। तो 10 साल की मेरी उम्र थी, हमको याद है हम लोग दुर्गा पूजा में शामिल होने जीरादेई गए थे। उस समय बाबा तो ऑफ कोर्स नहीं थे, लेकिन नाना लोग थे, और जीरादेई में किस तरह से दुर्गा पूजा होता है वो देखने का मौका मिला था। अब बदलते हैं समय और ज़माना, और किस तरह से मौसी लोग और पूरा परिवार पटना कदम कुआं छोड़ के पहुंचा दिल्ली। ये फोटोग्राफ तो कुछ दिन बाद की है, जब बाबा प्रेसिडेंट थे, और ये फोटोग्राफ भी राष्ट्रपति भवन का है। पर अम्मा लोग बताती हैं 1948 में, जिस समय बाबा इंटरिम गवर्नमेंट में फूड मिनिस्टर थे, तो दिल्ली में उनको एक बंगलो अलॉट हुआ था विक्टोरिया रोड में। और एक बार जब बंगलो वहाँ हो गया, तब बाबा की इच्छा थी कि पटना छोड़ के सब कोई दिल्ली आ जाए। उस समय जैसे अम्मा लोग बताती हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय बाबा बहुत घर से बाहर रहते थे, घर छोड़ के रहते थे। शायद अपने बेटों को वो बड़ा होते हुए नहीं देख पाए, और कहीं एक मन में उनको एक ग्लानि सी थी कि बच्चों को, बेटों को जो हमको समय देना चाहिए था, हम नहीं दे पाए। और उस समय बड़े बाबा थे जो पूरा परिवार संभालते थे। तो बाबा का जब फूड मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, और लेटर जब वो प्रेसिडेंट थे, तो ये चीज़ पूरा करने के लिए उनको बहुत इच्छा रहती थी कि अब जब समृद्ध समय आया है, तो ये परिवार इसमें शामिल हो, और उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ नहीं हम दे पाए हैं आज तक, उनको होना चाहिए था। और फैसिलिटी क्या थी? ऐसा तो नहीं था कि किसी तरह से लग्जूरियस लाइफ हो या कुछ हो, लेकिन एजुकेशन सबका अच्छी तरह से हो, गाने बजाने में जिसका शौक हो वो उसको मौका मिले बढ़ने को। और एजुकेशन के लिए हम यही बोलेंगे कि उस समय, हम बात कर रहे हैं 1953-54 की, मेरी अम्मा साइंस स्टूडेंट थी, स्कूल में अच्छा किया था, और उनको मैथ्स में मैथमेटिक्स में अच्छे अंक आए थे, और वो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में करना चाहती थी। उस समय मैथमेटिक्स ऑनर्स सिर्फ रामजस कॉलेज दिल्ली में कोर्स पाया जाता था। फर्स्ट रिएक्शन पूरे परिवार का था कि कोएड कॉलेज, बिहार से लड़की 1950s में दिल्ली में रह के को एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ने जाएगी। तो अम्मा जाके बाबा को बोली कि हमको मन है और ये और कहीं नहीं है, तो आप अगर बोलेंगे तब दादी तैयार हो जाएंगी। मेरी नानी का डेथ बहुत पहले हो गया था, इसलिए बाबा और इया, दादी को इया कहते थे वो लोग, बाबा और इया ही पेरेंट्स की तरह अम्मा को देखते थे।
बाबा का एक टुक जवाब था, तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारे मार्क्स हैं तो तुम ज्वाइन करोगी और तुम पढ़ोगी। और बाबा के बोलने पे अम्मा उस समय बीएससी ऑनर्स रामजस कॉलेज में ज्वाइन की, और अब बताती हैं कि राहुल बजाज भी उनके क्लासमेट थे। तो हम लोग मजाक करते हैं कि तुमको राहुल बजाज से तो कम से कम कांटेक्ट रखना चाहिए था, और किसी से रखा या नहीं रखा। तो ये था उस समय का बाबा का फॉरवर्ड थिंकिंग और इच्छा कि परिवार अपने संकुचित और थोड़ा सा दबे हुए परिवेश से निकल के दिल्ली में थोड़ा सा उभरे, थोड़ा सा अच्छी तरह से सबसे मिले और सीखे। तो कुछ हम पढ़ना चाहेंगे। जो ही मेरे पास समय है या हम थोड़े नहीं बिल्कुल, हम लोग सब सुन रहे हैं, बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं। आप सुनाइए। तो ये हम कुछ पढ़ना चाहेंगे। हाँ। जैसे हमने कहा, तारा सिन्हा, डॉक्टर तारा सिन्हा मेरी मौसी है, माँ की छोटी बहन है। वो प्रोफेसर इन इंग्लिश मगध महिला में थी, और उन्होंने काफी सारी किताबें बाबा के ऊपर लिखी हैं। इस किताब का नाम है बाबा की छत्र छाया में, और वो डिस्क्राइब कर रही हैं, आई वुड से, इंडियनाइजेशन ऑफ राष्ट्रपति भवन। क्योंकि तब तक राष्ट्रपति भवन वाइस रीगल लॉज था, और बहुत ही वो इंग्लिश रॉयल ढंग से, और उस समय का जो रहता था सोफिस्टिकेशन में मतलब उसका रख रखाव था। और सडनली ये बिहार का परिवार आ गया जो बिल्कुल मतलब मिट्टी पे पांव जिनके, और जो बिल्कुल गांव गंवई के थे, उसको राष्ट्रपति भवन को कैसे बदला बाबा ने और इया ने, ये हम थोड़ा आपको पढ़ के सुनाते हैं। राष्ट्रपति भवन की कई व्यवस्थाएं बाबा और दादी के सादे जीवन के अनुकूल नहीं थी, अतः उनमें परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। खान पान में बाबा, दादी और हम में से अधिकांश शाकाहारी थे। फिर परिवार की महिलाओं को भोजन संबंधी कुछ अपनी भी मान्यताएं थी। ये कि स्नान करके ही रसोईया घुसेगा, प्रवेश करेगा किचन में, चावल दाल आदि चुने और साफ किए जाने के बाद ही पक सकता है। किसी तरह का आमिष भोजन उनके चौके में नहीं आ सकता था, पकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ऐसे में भवन की मुख्य पाकशाला में, जहाँ कर्मचारियों और अतिथियों के लिए प्रतिदिन अंडे, मांस इत्यादि के व्यंजन तैयार किए जाते, हमारा निर्वाह असंभव था। नॉर्थ विंग में ही हमारे लिए एक अलग रसोई घर की व्यवस्था हुई। क्वीन विक्टोरिया रोड से हमारा पुराना रसोईया साथ आया था। राजा जी के गवर्नर जनरली के समय का एक दक्षिण भारतीय रसोईया पहले से ही यहाँ मौजूद था। इन्हीं दोनों को हमारा भोजन पकाने का कार्यभार सौंपा गया। दादी और चाची की निगरानी में हमारे लिए सरसों के तेल और शुद्ध घी में विशुद्ध बिहारी भोजन पकने लगे। तो ये था राष्ट्रपति भवन का, हम कहेंगे, इंडियनाइजेशन। और इसमें मेरी भी एक स्मृति जुड़ी हुई है। छोटे हम बहुत थे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जन्म मेरा विलिंगटन हॉस्पिटल उस समय कहलाता था, अब तो सफदरजंग हॉस्पिटल हुआ, वहाँ हुआ था। और राष्ट्रपति भवन में क्योंकि रहते थे, एक वहाँ का तौर तरीका था कि ऐसे तो बाबा भोजन अकेले करते थे, लेकिन शाम के भोजन के बाद जितने बच्चे रहते थे, हम लोग सबको इकट्ठा करके बाबा के पास ले जाया जाता था। और खाना तो हम लोग पहले खा लेते थे, लेकिन खीर हम लोग बाबा के साथ बैठ के खाते थे। तो उनके कटोरी में खीर परोसा जाता था, हमारे सबके सामने एक एक कटोरी रखा रहता था, और बाबा अपने कटोरी से निकाल के हमारे कटोरी में खीर डालते थे, और रात की खीर रोज हम लोग बाबा के साथ खाते थे। एक और चीज पढ़ना चाहेंगे, उनका जन्मदिन कैसे मनाया जाता था राष्ट्रपति भवन में। 3 दिसंबर बाबा का जन्मदिन भी राष्ट्रपति भवन में उत्सव का दिन होता था। एक दिन पूर्व ही दादी के कमरे से सटे बड़े बरामदे में केले के थंबों से पूजा मंडप और तोरण बनाकर और आम के पत्तों का वंदनवार बांधकर पूजा का सारा आयोजन हो जाता। बहुत सवेरे परिवार के लोगों के साथ बैठ बाबा पूजा करते, और बड़ी बहन, बूढ़ी या हम लोग बोलते थे, का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाते। फिर हम सब बारी बारी से उनका चरण स्पर्श करते। उसके बाद तो बधाई देने वालों का तांता सा लग जाता।
तो ये कुछ झलकें जो 12 साल बाबा थे राष्ट्रपति भवन में, उनके समय कैसे राष्ट्रपति भवन का क्या क्या रूप बदला और क्या क्या ये हुआ। आपने कहा जो ही कि वे बहुत ही नर्म दिल के थे। हाँ। एक और बात याद आती है, बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट जब आते थे तो बाबा के सामने पेश करते थे अपना आर्ट। तो MS सुब्बलक्ष्मी द सिंगर, वो एक बार आई थी और बाबा के सामने बैठ के मीरा भजन गा रही थी, और अम्मा लोग यही बोलती हैं कि बाबा इतने टच्ड हुए थे कि रोने लगे थे। मतलब सुब्बलक्ष्मी गा रही थी और बाबा के आंख से आंसू बह रहा था। ही वॉज सो टच्ड बाय हर सिंगिंग। एक और चीज हम बोलना चाहेंगे, बहुत आप सुनेंगे पॉलिटिक्स कि पंडित नेहरू और बाबा के बीच में कितना टकरार रहा करता था। बोलना चाहेंगे कि टकरार प्रिंसिपल्स पे था, इश्यूज पे था, पर्सनल लाइफ में कभी नहीं था। अम्मा से हमेशा सुनते हैं कि बहुत चीजों में उन लोगों के बिल्कुल डिफरिंग व्यू पॉइंट्स थे। और एक आपने सुना भी होगा सोमनाथ टेम्पल के उद्घाटन को लेके, जो बार बार चर्चा में रहती है और बार बार बात उठता है कि नेहरू जी ने मना किया था कि एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ सेक्युलर कंट्री आपको एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म आपको नहीं दिखना चाहिए। और ये रिटन में नेहरू जी ने बाबा को लिखा था। बाबा ने जवाब दिया था कि एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं हिंदू हूँ और हिंदू के होने के नाते मेरा वहाँ जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और वो गए और सोमनाथ टेम्पल के उद्घाटन में शामिल हुए। तो कहना ये चाहूँगी कि हर चीज़ में एक संयम था, एक शालीनता थी, और अगर डिफरिंग ओपिनियंस भी थे तो एक तरीका था उसको पेश करने का कि और लोग देखें और समझें कि देयर इज़ अ वे टू डिफर एंड नॉट आजकल की तरह जैसे होता है। और इसी चीज़ में इस फोटो को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये बाबा के बर्थडे का फोटोग्राफ है। हर साल बाबा के बर्थडे के दिन नेहरू जी लंच होस्ट करते थे और लंच में पूरा परिवार सम्मिलित होता था। ये इया हैं, इया तो ऐसी मतलब जीरादेई और पटना की रहने वाली कि अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, वो हिंदी भी नहीं बोलती थी, वो शुद्ध भोजपुरी बोलती थी। लेकिन नेहरू जी बाहर निकल के इया को साथ में लेके एस्कॉर्ट करके लंच के जगह ले जाते थे। या जब भी जहाँ भी रहती थी आके उनको प्रणाम करना, उनके साथ बात करना, ये नेहरू जी का भी तौर तरीका था। तो जस्ट दिखाने के लिए कि उस समय की शालीनता क्या थी। बाबा की विनम्रता ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल टेलीग्राम है जो मेरे दादाजी को भेजा गया था, मैरिज प्रपोजल मेरे माँ का मेरे फादर के साथ। और उसमें वो लिख रहे हैं कि मृत्युंजय हैज ऑलरेडी spoken to you regarding proposal of marriage of his daughter Kiran with your son Mahendra. Stop. I shall deem it a favor if your revered father and you accept proposal. This he is signing as the President of India. Here, wow. He is not President of India. He is the grandfather of a daughter who needs to be married. तो ये उनकी विनम्रता थी। शादी के बाद की फोटो मेरे पेरेंट्स की, बाबा बैठे हुए हैं। ये हमारे यहाँ जो शादी होती है उसके बाद कच्ची पक्की में सब कोई एक साथ पांथ में बैठ के खाते हैं। तो शादी पटना से हुई थी। बाबा के बगल में मेरे पिताजी, तो जमीन पे बैठ के ये फोटोग्राफ 1957 की है। गर्मी का दिन, पटना की गर्मी आप जानते ही हैं, लेकिन बाबा दिल्ली से पटना आए। शादी में तो कन्यादान बाबा ने ही दिया था अम्मा का, और इस तरह से शामिल हुए जैसे कोई भी दादाजी अपने पोती के शादी में सम्मिलित हो। जैसे हमने कहा, भाग्यशाली हम बहुत हैं कि इस परिवार में मेरा जन्म हुआ। और एक और तरह से हम अपना परिचय देते हैं कि आई एम जेनेटिकली पॉलिटिकल, बिकॉज ये मेरे दादाजी हैं, ये भी फ्रीडम फाइटर थे
श्री मथुरा प्रसाद, बाबा हैं, नाना हैं, छोटे नाना हैं। ये हम शायद 2 या 3 महीने के होंगे उस समय का फोटोग्राफ, वन ऑफ माय मोस्ट ट्रेजर्ड फोटोग्राफ्स। एक और चीज, द पर्सनल टच ऑफ बाबा। उस समय बाबूजी, अम्मा और हम जर्मनी में थे। मेरे फादर अपना पीएचडी करने जर्मनी गए हुए थे। बाबा चिट्ठी लिखते थे सबको। उस समय चिट्ठी लिखना बहुत बड़ी बात होती थी। बड़ी बात नहीं कहेंगे, आई यूज द रॉन्ग वर्ड। चिट्ठी लिखना वॉज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन, एंड लोग चिट्ठी बहुत लिखते थे। हम लोग सबको ही जानते हैं, मतलब वो हर कोई से महीने में एक बार चिट्ठी तो आदान प्रदान हो ही जाता था। तो इसमें बाबा अपना सब कुछ बता रहे हैं हैदराबाद के बारे में पूरी चिट्ठी में। ये तो ऑफ कोर्स डिक्टेटेड है चिट्ठी, क्योंकि उनके सेक्रेटरी लिखते थे। इतना बाबा को समय नहीं रहता था कि हाथ से सब कुछ लिखे, लेकिन सिग्नेचर उनका है और नीचे अपना हालचाल लिख के, अपने बीमारी के बारे में लिख के, चिरंजीवी सुजाता को मेरा आशीर्वाद, अपना समाचार देना। तो ये पर्सनल टच थी बाबा की। ये मेरे पिताजी को लिखा हुआ चिट्ठी है, चिरंजीवी किरण एवं महेंद्र आशीर्वाद। तो ये भी मेरे पास एक धरोहर है आज भी। तो ये था पूरा परिवार, बाबा या नाना लोग, नानी लोग, मौसी, मामा, और यहाँ पे मेरा भी फोटो है। तो हमारा जनरेशन भी, ये नीचे में जो सब बैठा हुआ है, ये पर पोती और पर पोते लोग भी ज्वाइन किए हुए। सो दिस वुड बी 4 जनरेशन टुगेदर। दिस वाज अगेन राष्ट्रपति भवन का लिया हुआ फोटो। सदाकत आश्रम की आपने बात की, सदाकत आश्रम की बात की, तो यही स्मृति शेष सदाकत आश्रम अभी भी हम लोग जाते हैं। बाबा का कमरा, जहाँ जो वो आखिरी समय तक जो उनका फर्नीचर था, जो उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स था, यहाँ पे रखा हुआ है। और अगेन एक चीज़ जो मौसी के भी किताब में है, अम्मा लोग से भी सुने हैं, एक बाबा दम्मा के बीमारी से सफ़र करते थे। दिल्ली से अपने मन से पटना आए, सदाकत आश्रम में रहे, और दम्मे की शिकायत से ही उनका डेथ हुआ। कुछ अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी थी, ये थी, वो थी। वो सब तो सच्चाई उसमें नहीं है, लेकिन उनके डेथ के भी बारे में कुछ हल्का हल्का याद मुझे भी है। हम लोग गया, मेरे दादाजी के पास थे, खबर आया तो हम लोग दौड़ के, मतलब कार में जितने जल्दी हो सके ड्राइव डाउन करके पटना पहुँचे और शामिल हुए थे आखिरी यात्रा में। हम बहुत छोटे थे, सिर्फ एक चीज़ याद है कि मेरी माँ बहुत रो रही थी। सो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात, इतनी बड़ी बात हो गई कि अम्मा चुप ही नहीं हो रही हैं। बच्चे को समझना मौत का फाइनलिटी थोड़ी मुश्किल होती है। 2014 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास जितने मेमोरेबिलिया हैं, फोटोग्राफ्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, लेटर्स हैं, पूरे परिवार को एक जगह संग्रह करके रखना चाहिए, क्योंकि अगले जनरेशन को अदरवाइज पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो हमने एक एफर्ट किया, पूरे परिवार से इकट्ठा करके मटेरियल, एक छोटी सी किताब, कॉफ़ी टेबल बुक हम लोगों ने बनाई। और श्री प्रणब मुखर्जी उस समय प्रेसिडेंट थे। हम लोगों ने लिखा प्रेसिडेंट को कि ऐसी ऐसी किताब हम लोग बना रहे हैं, आपका अगर उसमें आशीर्वाद हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग आके आपको प्रेजेंट करने की इच्छा है हम लोगों को उस किताब की। श्री प्रणब मुखर्जी ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली आई कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ द बुक। तभी भी हम डॉक्टर कर्ण सिंह को बोलेंगे कि वो आके रिलीज करें मेरे प्रेजेंस में, एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, और यहाँ जो आप देख रहे हैं, श्री कर्ण सिंह कुछ बता रहे थे बाबा के बारे में। श्री प्रणब मुखर्जी भी बहुत ही, he was a very intelligent person and a very what would I say, he knew things in depth. So बाबा के बारे में जब उन्होंने बात किया
तो बात किया कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था और उसकी ड्राफ्ट तैयार हुई थी, तो उसमें बाबा का एनोटेशंस कहाँ कहाँ था एंड व्हाट डिफरेंस इट मेड फाइनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ड्राफ्टेड। तो उनको बाबा का कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन याद था और उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात किया था। तो ये पूरी परिवार एक बार फिर जुटी 2014 में वहाँ राष्ट्रपति भवन में, उस समय राष्ट्रपति के साथ, और बहुत ही खुश हुए सब कोई, बिकॉज उनके भी बचपन की यादें थी, हम लोग भी जो सुने थे वो देखने को मिला। तो परिवार के लिए एक बहुत ही सुखद अवसर था कि सब इकट्ठे होकर बाबा की याद की एक किताब को हम लोगों ने बनाया और सबको दिया। ये फोटोग्राफ जो है ये हमारे परिवार में हर कोई के पास है, बाबा और इया, और उनका ही ऑटोग्राफ किया हुआ। तो उनका आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, और यही हमारी भी प्रार्थना रहती है कि बाबा के परपोती होने लायक हम हमेशा कहलाएं। तो इतने शब्दों के साथ आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी हैं जो बोलना चाहेंगे, माफ़ी मांगूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। शायद बाबा के बारे में जब मौका मिलता है बोलने का तो फिर बंद ही नहीं हम हो पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड बहुत सुंदर डॉक्टर सुजाता। ये आप सबने सुना डॉक्टर महेंद्र प्रसाद एवं श्रीमती किरण प्रसाद की पुत्री डॉक्टर सुजाता मित्रा को, और ये मृत्युंजय प्रसाद जी की पौत्री है ना। और मैं सचमुच, हम लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे सुजाता। ऐसा लगता है कि बस आप सुनाते रहें, हम सुनते रहें। बड़े शौक से जमाना इस दास्तां को सुनना चाह रहा है, और कितनी सुंदर, कितनी आत्मीयता से आपने एक एक रिश्ते को सुलझा कर बताया, और एक कितने आत्मीय क्षणों को आपने साझा किया। बहुत बहुत आभार सुजाता। ये मुझे लगता है कि कोरोना का वरदान है कि आज हम सब अपने अपने घरों में बैठकर जीरादेई भी घूम कर आ गए, और इतने सुंदर संस्मरणों को भी हमने सुना। बहुत धन्यवाद। और अब मीता, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती आरती श्रीवास्तव जी को कि वो अपने द्वारा लिखी कविता को प्रस्तुत करे हमारे बीच। और उसके बाद यदि कोई अपने संस्मरण सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। जी, मैं आरती श्रीवास्तव आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आज उनकी जयंती है और मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म दिया जिस मिट्टी ने राजेंद्र जैसे लाल को, नमन करूं मैं सत सत बार जीरा दई सिवान को। नमन करूं मैं सत सत बार जीरा दई सिवान को। जलियांवाला बाग कांड से व्यथित हुआ हृदय जो, बन गए स्वतंत्रता से नानी तब कर कुंदन बने आप तो। तब कर कुंदन बने आप तो। समर्पित किया अपना जीवन देश के कल्याण को। प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए स्वतंत्र देश के आप तो। प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए स्वतंत्र देश के आप तो। रो रही थी जर्रा जर्रा खोकर आपके प्यार को। रो रही थी जर्रा जर्रा खोकर आपके प्यार को। देश रत्न भारत के निकले जो महाप्रयाण को। देश रत्न भारत के निकले जो महाप्रयाण को। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और अब हाँ, और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो
आशीष शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, जूही मैम, मीता गुड मैम, इवनिंग। सुजाता दी सर। और सभी लोग। मैं आशीष, आपको स्क्रीन पे शायद नमिता दिख रहा होगा। सो नमिता मेरे साथ है, मेरी धर्मपत्नी। और ये बहुत ही शानदार मौका है जब हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन याद कर रहे हैं उस महान हस्ती को जिनके बारे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। और अब हम लोग खुद ही सोच सकते हैं इस बात के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में रहा हो, और वो भी भारतीय राजनीति में, और वो उस समय अपने चरम पे थी जब इमीडिएटली देश आज़ाद हुआ था और आप सबसे पहले सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पे विराजमान थे, और उस समय ये एक्सपेक्ट करना कि आपका कोई, सभी आपके मित्र होंगे, मित्रवत होंगे आपके साथ, ये शायद सोचना ही दुर्लभ है। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थे बाबूजी कि उनको अजात शत्रु राष्ट्रपिता ने कहा। अपरेंटली आज शायद पूर्व उपराष्ट्रपति का भी एक कोई मैसेज आया है, हामिद अंसारी जी का। उन्होंने कहा है जेंटलमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बाबूजी को रेफर करते हुए। यादें बहुत हैं, और यादें मेरी अपनी नहीं है, मेरे पिताजी की हैं। हमारे पापा स्वर्गीय श्री अनिल शंकर प्रसाद, जो 1960s में जमशेदपुर आए, टाटा स्टील में नौकरी किया उन्होंने। तो जैसा सुजाता जी बता रही थी कि पापा को भी ये मौका मिला था जब पापा राष्ट्रपति भवन में कुछ 10-15 दिन रहे थे उनके साथ। और वो समय था जिस समय वो जनवरी का 3rd वीक था, जिस समय गणतंत्र दिवस समारोह होता है। और उस समय पापा अपने बड़े भाई प्रोफेसर मणिशंकर प्रसाद, अब वो भी स्वर्गीय हो गए, ये दोनों भाई वहाँ एक साथ थे काफ़ी दिनों तक। और उस समय की काफ़ी बातें उन्होंने शेयर की हम लोग के साथ समय समय पे। अब क्या बात ऐसी है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है तो कई चीज़ें आदमी के दिमाग में होती हैं, पर शायद बहुत सुगमता से वो विचार सामने नहीं आ पाते हैं। फिर भी मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक, जैसा सुजाता जी बोल रही थी कि किस तरह से वहाँ जो किचन था उसका थोड़ा सा इंडियनाइजेशन किया गया, थोड़ा शाकाहारी भोजन को प्रमोट करने के लिए एक सेपरेट किचन का व्यवस्था किया गया था। तो क्योंकि अक्सर राष्ट्रपति भवन में दूसरे देशों से स्टेट्समैन आया करते थे, और पंडित नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय, उनको विचार विमर्श के लिए भी और वैसे भी आना पड़ता था राष्ट्रपति भवन में, और वो खाने के शौकीन थे, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए तो वो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन खाना ही प्रेफरेबल था और बनता था। तो 26 जनवरी की शाम को जब एक शानदार भोज का आयोजन होता था, वो बड़े वाले डाइनिंग टेबल के ऊपर सभी लोग बैठते थे, और पंडित जी भी आए हुए थे खाना खाने के लिए, और सभी लोग साथ बैठ के खा रहे थे। तो जहां बाकी लोग के लिए शायद जितने भी व्यंजन रहे होंगे लोग खा ही रहे थे, पंडित जी के लिए एक स्पेशल व्यंजन आया था। अच्छा, मैं वीडियो इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समहाउ मेरे घर के पास जो नेटवर्क है BSNL का वो बहुत सही नहीं है, तो शायद वो कभी कभी डिस्टर्ब करता है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, देखो लगा के। हाँ, मैं ढूंढ रही थी। पापा बताते हैं कि जब वो उनके लिए खाना जो आया था, वो खाना था कि एक प्लेट में, जिस तरह से आजकल सिजलर होता है ना, जो जिस तरह सिजलर सप्लाई परोसा जाता है, उस टाइप का कोई एक कंटेनर था, तो जिसमें एक गोटा या पूरी चिकन को मुर्ग मुसल्लम करके उसके भीतर का सारा मसाला निकाल दिया गया था। वो केवल एक कवर जैसा था, और उसके अंदर एक बघेरी, हम श्योर कि सब लोग समझते होंगे बघेरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो। बचपन में बहुत खाए हम लोग। हाँ, बघेड़ी जो हाँ बहुत स्वादिष्ट एक चिड़िया होती है जिसका जी उसका मांस बहुत प्रिय होता है, जो लोग आमिष भोजन पसंद करते हैं। तो वो बघेड़ी पका के वो उस चिकन के अंदर रख दिया जाता था, और पंडित जी केवल वो बघेड़ी वाला पोर्शन खा लेते थे, और वो जो चिकन था नीचे वाला एज ए कवर वापस चला जाता था, एज इफ कि वो एक कटोरा है जिसके अंदर एक भोजन है, उसको खा के आप कटोरा छोड़ देते हैं, तो वो चिकन रूपी कटोरा वो छोड़ दिया करते थे। सो ये एक मजेदार बात है।
सुजाता दी ने ये भी कहा कि वो मतभेद होना कोई गलत बात नहीं है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली उस समय के जो राजनेता थे हमारे, चाहे वो पटेल जी हों, बाबू जी हों, नेहरू जी हों, सब लोगों के बीच में डेफिनेटली हर बात पे तो आप मतलब बहुमत या आपसी सहमति तो नहीं हो सकती है, लेकिन संविधान का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का भारत के संदर्भ में, उसमें उस पद की एक गरिमा होती है। और ऐसा बहुत बाद में देखने में आया कि कई बार ऐसे भी हमारे राजनेता उस पद पे आसीन हुए जिन्होंने उस पद की गरिमा को ध्यान में शायद नहीं रखा, और कई बार पार्लियामेंट के दबाव में आकर या कुछ और चीज़ों में भी आकर वो अपनी जो उनकी जिम्मेवारी थी उसका निर्वाह ठीक से नहीं किया। पर अगर हिंदू कोड बिल हम सब लोगों को याद हो, उस समय कैसे एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने अपना मजबूती से अपने विचार रखे थे और पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा था उस समय। तो वो अगेन, वो मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय कोई कंट्रोवर्सी या कोई टसल था, लेकिन बाबूजी को ये पता था कि वो जिस पद पे हैं उसकी एक गरिमा है, उसकी एक मर्यादा है, और उसके लिए उनको फाइट करना था, चाहे वो सोमनाथ मंदिर का भी जो इनॉग्रेशन का चक्कर हो। तो वो हर जगह अपनी बातों को बहुत शालीनता के साथ, मजबूती के साथ और तार्किक तरीके से रखते थे, और उस बात को लोगों को मानना पड़ता था। एक्चुअली जैसे जब मीता जी ने शुरू में कहा था कि उनकी पढ़ाई के चर्चे, कितने मेधावी थे, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो जितने मेधावी थे, जितनी उनकी योग्यता थी, अगर उसका उपयोग वो नहीं करते किसी भी प्रेशर में या दबाव में, तो शायद वो सही नहीं होता। तो ये एक सीख मिलती है बाबूजी के जीवन से कि अगर आप में काबिलियत है, अगर आपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप किया है, तो सही समय पे सही जगह पे उसका आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए। अपरेंटली मैं कभी राष्ट्रपति भवन के अंदर तो नहीं गया, ये सुना हूं, शायद सही भी है कि राष्ट्रपति भवन में अपरेंटली 365 कमरे हैं, और वो इसलिए है कि मतलब आप साल के हर एक दिन राष्ट्रपति महोदय चाहे तो किसी एक रूम में जाके सो सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्हाटएवर, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर उतने कमरे हैं तो शायद अभी तक मे बी एक और राष्ट्रपति साहब ऐसा हुए जो कि काफी बाबूजी की तरह ही सादा जीवन, उच्च विचार में यकीन करते थे। मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन की, श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की। लेकिन शायद अभी तक बाबूजी के समय ही सबसे कम कमरों को खोला गया था, क्योंकि उनको विलासिता, अगर बहुत कुछ है एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा तो उसको यूज कर ही लिया जाए, ये सब उनके स्वभाव के विपरीत था कि आपको जितनी आवश्यकता हो आप उतना का ही इस्तेमाल करें, बाकी चीजों का नहीं करें। तो और ये सब एक सीख है, एक लर्निंग है जो हम लोगों को मिली है उनसे। ऐसे अब बहुत सी बातें हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक कुछ ज्यादा ही उत्साह में शायद कुछ चीजें उस समय दिमाग से निकल जाती हैं, और आपको आपके जो विचारों का जो तारतम्य वो टूटता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही सही आज का अवसर था जो कि मुझे शामिल होने का मौका मिला, और कुछ बातें मैं शेयर कर सका। और इस बात के लिए भी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि अगेन मैं उस परिवार में पैदा हुआ जिस परिवार का सीधा संबंध भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और एक छोटी सी इल्तिजा कि अगर ये जो संस्था है, अगर हम लोग इकट्ठे होकर इस संस्था के माध्यम से कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क सोशल वेलफेयर के फील्ड में अगर कर सके आगे चल के, तो मुझे उसमें सम्मिलित होने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच सुजाता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। कोई और? हाँ, हेलो। कोई और बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, हम बोलना चाहेंगे। हाँ, प्रणाम जिया जी। हाँ, डॉक्टर मैं डॉक्टर इंद्रमोहन। डॉक्टर आयम प्रसाद मैं जी बताता हूँ, छोटी सी कुछ घटना है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमें मौका लगा है राष्ट्रपति भवन में जाने का, और ये एकदम मेरे लिए सोच से बाहर था कि कभी ऐसा भी मौका होगा। लेकिन राष्ट्रपति जी के
राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी बात ये थी कि जब उनको कैटरेक्ट हो गया तो इंग्लैंड से नेहरू ने स्टेलर्ट, डॉक्टर स्टेलर्ट जिनकी किताब चलती है, उनको बुलाया गया। बहुत बड़े हम लोग का किताब नहीं का लिखा हुआ है कि वो उन्होंने कहा कि इनको इंग्लैंड भेज दिया जाए और कैटरेक्ट का ऑपरेशन वहां होगा। तो राजेंद्र बाबू ने कहा, जब वो चले गए तो नेहरू जी ने कहा कि आप जाके वहां ऑपरेशन करा लीजिए चल के। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक मामूली आदमी हैं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हर जगह होता है, बिहार में तो बहुत ही होता है, और हम जैसे बिहार के डॉक्टर लोग करते हैं हमारा ऑपरेशन हो जाए, उसके लिए इतना खर्च करके हम इंग्लैंड जाके क्यों कराए। तो बहुत नाराज हुए पंडित नेहरू, लेकिन वो अड़ गए, बोले कि नहीं हम। तो ये एक एक्सेप्शनल और प्रोबेबली कभी ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति भवन का एक कमरा बड़ा और उसका बहुत सा रूम्स को ऑपरेशन थिएटर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बिहार के टीम गई, वहां ऑपरेशन हुआ, मैं हाउस सर्जन था। डॉक्टर दुखन राम ने ऑपरेशन किया और असिस्ट किया डॉक्टर पारसनाथ सिन्हा ने। और बाद में जब उनका ऑपरेशन हो गया तो चश्मा देने के लिए उनको पटना आना पड़ा, क्योंकि चश्मा 6 हफ्ता के बाद हम लोग देते थे। उसके बाद वो पटना आए पीएमसीएच में, उस समय हम हाउस सर्जन थे और डॉक्टर दुखन राम ने ऑपरेशन किया था, वो हमारे प्रोफेसर थे। तो डार्क रूम जो पीएमसीएच का है, आंख डिपार्टमेंट का, बहुत छोटा सा है, तो उसमें रिफ्रैक्शन बॉक्स के साथ हम खड़े थे। प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी जो कुर्सी होती है उस पर बैठे। डॉक्टर दुखन राम ने चश्मा देना शुरू किया, हम उनको जो जो बोलते गए हम उनको वो ग्लास उनको हाथ में देते रहे, वो लगाते गए। तो ये एक्सपीरियंस है कि इतने बड़े आदमी का, जो कि जिनका सर्जरी वहीं हो और राष्ट्रपति भवन में सर्जरी हुआ, एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद अब कभी नहीं होने वाला है, ना होगा। दूसरी बात कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए हुए थे, तो उनको इतना प्यार था, हम लोग बिहारी डॉक्टर्स के लिए इज्जत थी, जो कहे कि बोले कि नहीं हम तो साधारण व्यक्ति हैं, ऑपरेशन भी साधारण जैसे होता है वैसा होगा, वैसा हुआ भी। तो खाने पर हम लोगों को बुलाया गया, जो बिहार से लोग गए थे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में। उस समय मुझे भी मौका लगा और राष्ट्रपति भवन में खाने का मौका मिला। पार्वती सूट में हम लोग ठहरे और दिन भर वहीं रहे, शाम तक नाश्ता वहीं हुआ। तो दिन में लंच में हमने पूछा कि सर राजेंद्र बाबू नहीं आ रहे हैं खाने के लिए, हम लोग खाना खा रहे हैं। तो बोले कि नहीं, वो शनिचर है, वो खिचड़ी खाते हैं और कोई नहीं बनाता है, कोई कुक नहीं बनाता है, वो अपनी वाइफ के हाथ से खिचड़ी जो बनता है वही खाते हैं। खिचड़ी, पापड़ और जो नॉर्मल है वो खाते हैं। शाम के बाद इनॉग्रेशन होता, वो फर्स्ट टाइम अशोका होटल खुल रहा था और उसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट को करना था। तो हम लोगों ने कहा कि हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि पैसा जमा करना था। हमारे लोगों के पास हाउस सर्जन भी थे, हम लोग बोले कि हम लोग के पास पैसा नहीं है सर कि हम लोग वहाँ जाके अशोका होटल में खाना खाएं रात में। तो हमारे बॉस बोले कि देखो ऐसा मौका कब मिलेगा जबकि प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करेंगे और तुम लोग बैठोगे, कुछ पैसा निकाल के कुछ हम लोग मिला के खा लो। तो हम लोग गए, खाना खाया और ऐसा खाना हमने लाइफ लॉन्ग नहीं देखा, इसलिए कि उसमें बहुत फॉरेन डिग्निटरीज थे और एक मर्द के साथ एक लेडी के साथ बैठे हुए थे। हमारे साथ भी एक कोई इंग्लिश लेडी थी और मेनू अजीब तरह का था जो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे और एक मेनू के साथ बदल जाता था। पहला के साथ बिस्मिल्लाह खां जब शुरू हुआ तो पहला मेनू शुरू हुआ, उसी तरह से जितने बड़े बड़े लोग गाते थे उसी के साथ मेनू हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा दूसरी बात जो सुजाता ने कहा
वो बारात कदम कुआं में मेरे घर के पास ही लगा था, कांग्रेस भवन के बगल में जो हमारा पार्क है। तो हम बारात में शामिल हुए थे, क्योंकि महेंद्र मेरा क्लास फ्रेंड था। तो हम लोग साथ पढ़े हुए हैं गैजला स्कूल में। तो हम लोग का बारात में हम लोग साथ में गए। प्रेसिडेंट को देख के ताज्जुब लगा, कोई नहीं, पता भी नहीं चला कि वो प्रेसिडेंट है। उस समय पूरा हटवा दिया उन्होंने, कहा कि नोबडी विल बी, कोई जो रूल्स है कि उनके साथ रहेगा नहीं, एकदम ऑर्डिनरी दादा की तरह बाबा। और मृत्युंजय बाबू के यहाँ बारात लग रहा था, तो राजेंद्र बाबू के साथ हम लोग गए, बैठे, बारात लगाए, शादी हुई। तो ये बात कुछ अजीब है जो हम चाहते थे आपको शेयर करना, जो बहुत रेयर है मेरी जिंदगी के लिए, तो बहुत बड़ी चीज है। और उनको इतने नजदीक से देखना हमको मौका मिला, इसके लिए हम बहुत ज्यादा पूरे परिवार के लिए, हम परिवार के लिए नहीं, मैंने मेरे और परिवार के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इतने बड़े आदमी के साथ, इतने संत के साथ हमें मौका लगा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमने आपको बता दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर अंकल आपको। इतने अनमोल संस्मरण सुनाने वाले भी लोग कम हैं। इतने सुंदर सुखद संस्मरण, और आज भी जिस तरह से आप सुना रहे हैं, लग रहा है जैसे आंखों के सामने वो घटना घट रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आंख का ऑपरेशन हो रहा है, ये अभी भी एकदम आंखों के सामने वो चित्र खिंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मीता जखनवाल, डॉक्टर मीता जखनवाल से अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम समाप्त करें। थैंक यू जूही। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शानदार प्रोग्राम की समापन पर मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी जिनके योगदान से ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुजाता मित्रा को थैंक्स देती हूँ, जिन्होंने अपने परदादा जी के जीवन की सुनी अनसुनी बातें हम लोगों के साथ साझा किया। Thank you Sujata Di for sharing such wonderful memories of Baba through your presentation. हम सबको और आज के यूथ को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनके जीवनी से, एंड आई विश कि आपका ये प्रेजेंटेशन उन सब तक पहुंच पाए। Thank you Aim Prasad Uncle and Ashish Sir for sharing your experiences with all of us. बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। I would like to thank Dr. Juhi Samarpita and Dr. Nidhi Srivastav for organizing this program and giving us this opportunity and platform to be a part of this auspicious occasion. I also thank Mrs. Aarti Srivastav for sharing her wonderful piece of poetry with all of us. Last but not the least, I thank the audience and the participants in making this program a success. Thank you all and have a pleasant evening. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you Meeta, and this program was recorded and very soon I will share it on YouTube also. धन्यवाद। कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू जोई। थैंक यू। थैंक यू सुजाता। थैंक यू।